जी नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा रश्मि और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान वाहिनी पर। मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों की श्रृंखला में आज हम लेकर के आए हैं उनकी अगली कहानी होली का उपहार। तो आइए सुनते हैं अमरकांत और सुखदा देवी के अप्रतिम प्रेम की अनूठी कहानी होली का उपहार। मैकूलाल अमरकांत के घर शतरंज खेलने आए तो देखा वह कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूछा, कहीं बाहर की तैयारी कर रहे हो क्या भाई? फुर्सत हो तो आओ, आज दो चार बाजियां हो जाएं। अमरकांत ने संदूक में आईना कंघी रखते हुए कहा, नहीं भाई, आज तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। कल जरा ससुराल जा रहा हूँ, आमान सामान ठीक कर रहा हूँ। मैकूलाल ने कहा, तो आज ही से क्या तैयारी करने लगे? अरे 4 कदम ही तो है। हमको लग रहा है शायद पहली ही बार जा रहे हो। अमरकांत ने कहा, हाँ यार, अभी एक बार भी नहीं गया। मेरी इच्छा तो अभी जाने की ना थी, पर ससुर जी आग्रह कर रहे हैं तो मना भी नहीं कर सकता। मैकू ने कहा, तो कल शाम को उठना और चल देना, आध घंटे में तो पहुंच जाओगे। अमरकांत ने कहा, मेरे हृदय में तो अभी से जानने कैसी धड़कन हो रही है। अभी तक तो कल्पना में पत्नी मिलन का आनंद लेता था, अब वह कल्पना प्रत्यक्ष हुई जाती है। कल्पना सुंदर होती है, प्रत्यक्ष क्या होगा कौन जाने। मैकूलाल ने कहा, तो फिर कोई सौगात ली है कि नहीं ले ली है? खाली हाथ न जाना, नहीं मुंह ही सीधा नहीं होगा। अमरकांत ने कोई सौगात न लिया था, इस कला में अभी अभ्यस्त न हुए थे। मैकूलाल बोला, तो अब ले ले भले आदमी, पहली बार जा रहे हो, भला वह दिल में क्या कहेंगे। अमरकांत ने कहा, तो क्या चीज लेके जाऊं? मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया। कोई ऐसी चीज बताओ जो कम खर्च और बालानशीन हो, क्योंकि घर भी रुपए भेजने हैं, दादा ने रुपए मांगे हैं। मैकू माँ बाप से अलग रहता था, व्यंग करके बोला, जब दादा ने रुपए मांगे हैं तो भला कैसे टाल सकते हो? दादा का रुपए मांगना कोई मामूली बात तो है नहीं। अमरकांत ने व्यंग्य ना समझकर कहा, हाँ, इसी वजह से तो मैंने होली के लिए कपड़े भी नहीं बनवाए, मगर जब कोई सौगात ले जाना भी जरूरी है तो कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा। हल्के दामों की कोई चीज बतलाओ। दोनों मित्रों में विचार विनिमय होने लगा। विषय बड़े ही महत्व का था, उसी आधार पर भावी दाम्पत्य जीवन सुखमय या इसके प्रतिकूल हो सकता था। पहले दिन बिल्ली को मारना अगर जीवन पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है तो पहला उपहार क्या कम महत्व का विषय है? देर तक बहस होती रही, पर कोई निश्चय न हो सका। उसी वक्त एक पारसी महिला एक नए फैशन की साड़ी पहने हुए मोटर पर निकल गई। मैकूलाल ने कहा, अगर ऐसी एक साड़ी ले लो तो वह जरूर खुश हो जाए। कितना सूफियाना रंग है और वजह भी कितनी निराली, मेरी आंखों में तो जैसे बस गई। हाशिम की दुकान से ले लो, 25 रुपए तक में आ जाएगी। अमरकांत भी उस साड़ी पर मुग्ध हो रहा था। वधू यह साड़ी देखकर कितनी प्रसन्न होगी और उसके गोरे रंग पर यह कितनी खिलेगी, वह इसी कल्पना में मग्न था। बोला, हाँ यार, पसंद तो मुझे भी है, लेकिन हाशिम की दुकान पर तो पिकेटिंग हो रही है। तो होने दो, खरीदने वाले खरीदते ही हैं। अपनी इच्छा है, जो चाहते हैं खरीदते हैं, किसी के बाबा का साझा है। अमरकांत ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, ये तो सत्य है, लेकिन मेरे लिए स्वयं सेवकों के बीच से दुकान में जाना संभव नहीं है। फिर तमाशाइयों की भीड़, हरदम भीड़ भी तो लगी रहती है। मैकू ने मानो उसकी कायरता पर दया करके कहा, तो पीछे के द्वार से चले जाना, वहां तो पिकेटिंग नहीं होती। किसी देशी दुकान पर न मिल जाएगी? हाशिम की दुकान के सिवा और कहीं न मिलेगी। खैर, संध्या हो गई थी। अमीनाबाद में आकर्षण का उदय हो गया था। सूर्य की प्रतिभा विद्युत प्रकाश के बुलबुलों में अपनी स्मृति छोड़ गई थी। अमरकांत दबे पांव हाशिम की दुकान के सामने पहुंचा। स्वयं सेवकों का धरना भी था और तमाशाइयों की भीड़ भी। उसने 2-3 बार अंदर जाने के लिए कलेजा मजबूत किया, पर फुटपाथ तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। मगर साड़ी लेना भी जरूरी था। वह उसकी आंखों में खूब गई थी। वह उसके लिए पागल भी हो रहा था। आखिर उसने पिछवाड़े के द्वार से जाने का निश्चय किया। जाकर देखा, अभी तक वहां कोई वॉलंटियर न था। जल्दी से एक सपाटे में भीतर चला गया और 20-25 मिनट में उसी नमूने की एक साड़ी लेकर फिर उसी द्वार पर आया। पर इतनी ही देर में परिस्थिति बदल चुकी थी। 3 स्वयंसेवक आ पहुंचे थे।
अमरकांत 1 मिनट तक द्वार पर दुविधा में खड़ा रहा, फिर तीर की तरह निकल भागा और अंधाधुंध भागता चला गया। दुर्भाग्य की बात, एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई चली आ रही थी। अमरकांत उससे टकरा गया। बुढ़िया गिर पड़ी और लगी गालियां देने। आंखों में चर्बी छा गई है क्या? देखकर नहीं चलते? ये जवानी ढह जाएगी एक दिन। अमरकांत के पांव आगे न जा सके। बुढ़िया को उठाया और उससे क्षमा मांग रहे थे कि तीनों स्वयंसेवकों ने पीछे से आकर उन्हें घेर लिया। एक स्वयंसेवक ने साड़ी के पैकेट पर हाथ रखते हुए कहा, बिलाती कपड़ा ले जाए का हुक्म नहीं ना, बुलाई था तो सुनत नहीं हो। दूसरा बोला, आप तो ऐसे भागे जैसे कोई चोर भागे। तीसरे ने कहा, हजारन मनई पकड़ पकड़ के जेलन में भरा जाता है, देश में आग लगी है और इनका मन बिलाती माल से नहीं भरा। अमरकांत ने पैकेट को दोनों हाथों से मजबूत पकड़कर कहा, तुम लोग मुझे जाने दोगे या नहीं? पहले स्वयंसेवक ने पैकेट पर हाथ बढ़ाते हुए कहा, जाए कैसे दई, बिलाती कपड़ा लेके तुम यहाँ से कबो नहीं जा सकत हो। अमरकांत ने पैकेट को एक झटके में छुड़ा कर कहा, तुम मुझे हरगिज नहीं रोक सकते। उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, मगर 2 स्वयंसेवक तुरंत उनके सामने लेट गए। अब बेचारे बड़ी मुश्किल में फंसे। जिस विपत्ति से बचना चाहते थे वह जबरदस्ती गले पड़ गई। 1 मिनट में 20 आदमी जमा हो गए। चारों तरफ से उन पर टिप्पणियां होने लगी। कोई जेंटलमैन मालूम होते हैं, यह लोग अपने को शिक्षित कहते हैं। छी, इस दुकान पर से रोज 10-5 आदमी गिरफ्तार होते हैं, पर आपको इसकी क्या परवाह? कपड़ा छीन लो और कह दो जाकर पुलिस में रिपोर्ट करें। बेचारे बेड़ियां सी पहने खड़े थे, कैसे गला छूटे इसका कोई उपाय न सूझता था। अब तो मैकूलाल पर क्रोध आ रहा था कि उसी ने यह रोग उसके सिर मढ़ा। उन्हें तो किसी सौगात की फिक्र ही न थी। आए वहां से कि कोई सौगात ले लो। कुछ देर तक लोग टिप्पणियां ही करते रहे, फिर छीन झपट शुरू हुई। किसी ने सिर से टोपी उड़ा दी, उसकी तरफ लपके तो एक ने साड़ी का पैकेट हाथ से छीन लिया, फिर वह हाथों हाथ गायब हो गई। अमरकांत ने बिगड़ कर कहा, मैं जाकर पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। एक आदमी ने कहा, हाँ हाँ जरूर जाओ और हम सभी को फांसी चढ़वा दो। सहसा एक युवती खद्दर की साड़ी पहने एक थैला लिए आ निकली। यहाँ ये हुड़दंग देखकर बोली, क्या मामला है और तुम लोग क्यों इस भले आदमी को दिख कर रहे हो? अब अमरकांत की जान में जान आई। उसके पास जाकर फरियाद करने लगे, ये लोग मेरे कपड़े छीन कर भाग गए हैं और उन्हें गायब कर दिया है। मैं इसे डाका कहता हूँ, यह चोरी है। मैं इसे सत्याग्रह नहीं कहता हूँ और ना ही यह देश प्रेम है। युवती ने दिलासा दिया, आप घबराइए नहीं, आपके कपड़े मिल जाएंगे। होंगे तो इन्हीं लोगों के पास ना। कैसे कपड़े थे? एक स्वयंसेवक बोला, बहन जी इन्होंने हाशिम की दुकान से कपड़े लिए हैं। युवती ने कहा, किसी की दुकान से लिए हूँ, तुम्हें उनके हाथ से कपड़ा छीनने का कोई अधिकार नहीं है। इनके कपड़े इन्हें वापस ला दो। किसके पास है? एक क्षण में अमरकांत की साड़ी जैसे हाथों हाथ गई थी वैसे ही हाथों हाथ वापस आ गई। जरा देर में भीड़ भी गायब हो गई, स्वयंसेवक भी चले गए। अमरकांत ने युवती को धन्यवाद देते हुए कहा, अगर आप इस समय ना आई होती तो इन लोगों ने धोती तो गायब कर ही दी थी, शायद मेरी खबर भी लेते। युवती ने सरल भत्सना के भाव से कहा, जन संपत्ति का लिहाज सभी को करना पड़ता है, मगर आपने इस दुकान से कपड़े लिए ही क्यों? जब आप देख रहे हैं कि वहाँ हमारे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, फिर भी आप न माने। जो लोग समझकर भी नहीं समझते उन्हें कोई कैसे समझाए? अमरकांत इस समय लज्जित हो गए और अपने मित्रों में बैठकर वे जो स्वेच्छा के राग अलापा करते थे वह भूल गए। बोले, मैंने अपने लिए नहीं खरीदे हैं, एक महिला की फरमाइश थी इसलिए मजबूर था। उस युवती ने कहा, उन महिला को आपने समझाया नहीं? आप समझाती तो शायद समझ पाती, मेरे समझाने से तो ना समझी। युवती ने कहा, कभी अवसर मिला तो जरूर समझाने की चेष्टा करूंगी। पुरुषों की नकेल महिलाओं के हाथ में है। आप किस मोहल्ले में रहते हैं? सादगंज में। आपका शुभ नाम? अमरकांत। युवती ने तुरंत जरा सा घूंघट खींच लिया और सिर झुकाकर संकोच और स्नेह से सने स्वर में बोली, आपकी पत्नी तो आपके घर में नहीं है, उसने फरमाइश कैसे की? अमरकांत ने चकित होकर पूछा, आप किस मोहल्ले में रहती हैं? युवती ने कहा, घसियारी मंडी। अमरकांत ने कहा, आपका नाम सुखदा देवी तो नहीं है? युवती ने कहा, हो सकता है, इस नाम की कई स्त्रियां हैं। अमरकांत ने कहा, आपके पिता का नाम ज्वाला दत्त जी है? युवती ने फिर कहा,
उस नाम के भी कई आदमी हो सकते हैं। अमरकांत ने जेब से दिया सलाई निकाली और वहीं सुखदा के सामने उस साड़ी को जला दिया। सुखदा ने कहा, आप कल आएंगे? अमरकांत ने अवरुद्ध कंठ से कहा, नहीं सुखदा, जब तक इसका प्रायश्चित न कर लूंगा मैं नहीं आऊंगा। सुखदा कुछ और कहने जा रही थी कि अमरकांत तेजी से कदम बढ़ाकर दूसरी तरफ चले गए। आज होली है, मगर आज़ादी के मतवालों के लिए ना होली है ना बसंत। हाशिम की दुकान पर आज भी पिकेटिंग हो रही है और तमाशाई आज भी जमा है। आज से स्वयं सेवकों में अमरकांत भी खड़े पिकेटिंग कर रहे हैं। उनकी देह पर खद्दर का कुर्ता है और खद्दर की धोती, हाथ में तिरंगा झंडा लिए हैं, खड़े हैं। एक स्वयं सेवक ने कहा, पानीदारों को यो बात लगती है, कल तुम क्या थे आज क्या हो। सुखदा देवी ना आ जाती तो बड़ी मुश्किल होती। अमरकांत ने कहा, मैं उसके लिए तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ, नहीं मैं आज यहाँ ना होता। आज तुम्हें ना आना चाहिए था। सुखदा बहन तो कहती थी मैं आज उन्हें न जाने दूंगी। अमरकांत ने कहा, कल के अपमान के बाद अब मैं उन्हें मुंह दिखाने योग्य नहीं हूँ। जब वह रमणी होकर इतना कर सकती हैं तो हम तो हर तरह के कष्ट उठाने के लिए बने ही हैं, खासकर जब बाल बच्चों का भार सिर पर नहीं है। उसी वक्त पुलिस की लारी आई। एक सब इंस्पेक्टर उतरा और स्वयं सेवकों के पास आकर बोला, मैं तुम लोगों को गिरफ्तार करता हूँ। तभी वंदे मातरम की ध्वनि हुई। तमाशाइयों में कुछ हलचल हुई। लोग दो दो कदम और आगे बढ़ाए। स्वयं सेवकों ने दर्शकों को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए लारी में जा बैठे। अमरकांत सबसे आगे थे। लारी चलना ही चाहती थी कि सुखदा किसी तरफ से दौड़ी हुई आ गई। उसके हाथ में एक पुष्पमाला थी। लारी का द्वार खुला हुआ था। उसने ऊपर चढ़कर वह अमरकांत के गले में डाल दी। आंखों से स्नेह और गर्व की 2 बूंदें टपक पड़ी। लारी चली गई। यही होली थी, यही होली का आनंद मिलन था। उसी वक्त सुखदा दुकान पर खड़ी होकर बोली, विलायती कपड़े खरीदना और पहनना देशद्रोह है। तो यह देश प्रेम से प्रेरित कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसी ही बेहतरीन कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।